जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम चैप्टर 18 द एटॉमिक स्पेक्ट्रा का आगाज कर रहे हैं। मॉड्यूल 6 की ब्रांच स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ना है और स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ना है। लेकिन इन सब की बेस जो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बैकग्राउंड तो आपको पता होगा। बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था 1913 में। उससे पहले ये करेक्शन कर रहे थे 1911 में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की। तो हम यहां से शुरू करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में पेश किया गया था। रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल सोने की पतरी समझ लें, सोने की प्लेट समझ लें। सोने के वर्क को इतना बारीक किया गया था, तकरीबन इसकी जो थिकनेस थी 2.1 इंटू टेन-7 मीटर थी, बहुत बारीक। और इस पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी की थी। उसने देखा था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल इसमें से गुजर गए हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इसमें से गुजर गए हैं। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इसमें जाके मोर देन 90 डिग्री के एंगल से डेविएट हो गए थे या वो बाउंस बैक हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो यहां पर कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज रखा है जिससे पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहे हैं, या तो बाउंस बैक हो रहे हैं या फिर मोर देन। तो उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था और कहा था कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं। एक न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके ख्याल में इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर रोटेट करते हैं तो एटम मुसलसल एनर्जी खारिज करता है। जाहिर है नील बोहर ने इसकी करेक्शन की और कहा कि अगर ऐसा होता तो दो प्रॉब्लम्स आती। नंबर वन, मुसलसल एनर्जी खारिज होने की वजह से कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, डिस्कस करेंगे। नंबर टू, अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है तो उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और वो बिलाखिर न्यूक्लियस में जा गिरेगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप जानते हैं। चुनांचे उन्होंने अपना मॉडल पेश किया। एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्हें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर रोटेट करते हैं तो एटम से एनर्जी खारिज नहीं होती। एनर्जी तभी खारिज होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से यानी ऊपर वाले शेल से अंदर वाले शेल में जंप करता है। चुनांचे उन्होंने पास्टुलेट्स पेश की। ये 3 पास्टुलेट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। नंबर वन लिखिएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in fixed circular paths. These fixed circular paths are called shells, orbits और energy levels. ये कॉन्सेप्ट इन्होंने पेश किया था एनर्जी लेवल्स का, कि हर शेल की अपनी एनर्जी होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रोटेट करने वाली कम होती चली जाएगी। एनर्जी लेवल्स के शेल के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि उनके रोटेट करने की स्पीड ज्यादा है। एल शेल के एनर्जी कम है, एम शेल के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी और कम हो गई। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। सेकंड पास्टुलेट था, ये एंगुलर मोमेंटम से मुतल्लिक था। अपने एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल, रिपीट कर रहा हूं, ये 3 पास्टुलेट्स हैं जो उन्होंने पेश की थी कि all electrons revolve around the nucleus in fixed circular paths. These fixed circular paths are called energy levels. आप इन्हें शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और वो 2n² था। n मींस नंबर ऑफ शेल।
सेकंड इनका कॉन्सेप्ट जो था वो एंगुलर मोमेंटम का था। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। याद रखिएगा यहाँ h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं फिजिक्स में आपने एल से जाहिर किया था और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो mvr है और ये मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई का। यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ शेल है। पहले शेल में एंगुलर मोमेंटम 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई है, दूसरे शेल में 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई है, तीसरे शेल में 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तीसरा एमिशन ऑफ एनर्जी। देखिए एटम एनर्जी तब खारिज करता है जब उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर जंप करके आता है। तो दोनों शेल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी खारिज होती है। याद रखिएगा इस शेल की एनर्जी, इस शेल को अगर आप n कहते हैं और इसको p कहते हैं, अंदर के शेल को p कहते हैं, आप इसको nf भी कह सकते हैं, इसे ni भी कह सकते हैं, आप इसको n1 भी कह सकते हैं, n2 भी कह सकते हैं। तो जो एनर्जी खारिज होगी ना उसकी क्वांटिटी नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। लिखिएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट n है और लोअर एनर्जी स्टेट p है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू lower energy state, energy in the form of light radiates from the atom and this emitted energy always equal to the difference of the energy of both energy levels. रिपीट कर रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट n to lower energy state p, comma, energy in the form of light radiates from the atom. The amount of this energy always equal to the difference of the energy of both shells. यानी En माइनस EP के बराबर ये खारिज होने वाली एनर्जी है। आप ये भी कांस्टेंट है, ये h न्यू के बराबर होती इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ h है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब हम डेरिवेशंस की तरफ आते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की तीनों पासलेट्स रिपीट कर देता हूं। पासलेट नंबर 1 है कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स सर्कुलर पाथ्स में रोटेट करते हैं। इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को एनर्जी लेवल्स। नंबर 2, हर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr कांस्टेंट होता है और h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है, यानी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। पासलेट नंबर 3 है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, आता है, तो दोनों शेल्स की एनर्जी के फर्क के बराबर एनर्जी एटम से खारिज होती है। ये रोशनी की शक्ल में एटम से खारिज होती है। इसकी वैल्यू h न्यू के बराबर है, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो c अपॉन लैम्डा के बराबर है। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। बोहर ने अपने लिए जो एटम चूज किया था वो हाइड्रोजन एटम था। रेडियस ऑफ बोहर्स एटम ये आप फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आसान है। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस अमल करती हैं, एक सेंट्रीपेटल फोर्स और दूसरी उसको बाहर रखने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो इनके चार्ज की वजह से होती है और आप जानते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स कॉलम्स फोर्स भी है। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो कॉलम्स फोर्स है और आपको कॉलम्स ला याद है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
या R जो है हाइड्रोजन एटम का रेडियस, और Q1 जो है वो प्रोटॉन का चार्ज है और Q2 जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आप जानते हैं जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। आप Q1 और Q2 की वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। इस तरह आपका सेंटीपेटल फोर्स आ गई। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जानते हैं, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो mv²/r के बराबर होती है। यानी रेडियस जितना ज्यादा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ही कम हो जाती है। ये इक्वेशन 2 है। सिंस सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देयरफॉर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। ke²/r² is equal to mv²/r। ये r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इस r² को उधर भेज दीजिएगा और mv² को इधर ले आइएगा। तो ये r² ऊपर चला जाएगा, दोनों इंटरचेंज कर दीजिए। ये इससे कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू ke²/mv²। ये इक्वेशन 3 है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू nh/2π, अभी हमने सीखा। तो यहां से v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। mr उधर जाकर डिवाइड करेगा, इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 में वैल्यू को पुट करने पर r आपके पास होगा ke²/m। v का स्क्वायर है और v की वैल्यू है nh/2πmr। इसे एक्सपेंड कर लीजिएगा, ke²/m इंटू n²h²/4π²m²r²। तो ये m इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उलटकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास यहां इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, 4π² ke²m/n² इंटू यहां न्यूमरेटर में r²। r इज इक्वल टू, अच्छा वो जो r² वहां मल्टीप्लाई कर रहा है वो लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड करेगा। यानी 1/r इज इक्वल टू 4π² ke²m होल डिवाइड बाय n²h²। आप वैल्यू को उलट दीजिए, आपके पास r/1 लेफ्ट साइड हो जाएगी और राइट साइड हो जाएगी n²h²/4π² ke²m। या r इज इक्वल टू h²/4π² ke²m इंटू n²। दिस इज इक्वेशन 4। और आपको चाहिए कि आप इसे Rn लिख दीजिए, इस r को Rn लिख दीजिए, रेडियस ऑफ n शेल। और गौर कीजिएगा यहां जो वैल्यूज लिखी हैं ये सारी कांस्टेंट हैं। यहां h जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, देखिएगा, और उसकी वैल्यू टेबल से यहां नोट कर लीजिए। h जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नोट कर लीजिए। पाई जो है वो 3.142 होता है। k कॉलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी 9 × 10⁹ आपको पता है, यूनिट समेत लिखिएगा। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसकी वैल्यू भी यूनिट समेत यहां लिखिएगा।
और m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैल्यू भी यहां पर लिखिएगा। ये वैल्यूज आपने टेबल से देखकर लिखनी है। इस इक्वेशन में, इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन 4 में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 4 आपके पास हो जाएगी Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और इसकी यूनिट होगी मीटर। बेटा आप जानते हैं कि 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हमेशा 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो आप इसे डिग्री एंगस्ट्रॉम लिख दीजिए। ये आपका Rn आ गया। मैं इसको इक्वेशन 5 कह देता हूं। तो रेडियस ऑफ के शेल अगर आपको मालूम करना है, पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में आप n की जगह 1 पुट कर दीजिएगा, आपको रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल मालूम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रेडियस ऑफ सेकंड शेल फाइंड करना चाहते हैं तो आपने n की जगह 2 रख देना है, यहां भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स रेडियस ऑफ सेकंड शेल बड़ा होता है। फर्स्ट शेल के मुकाबले में सेकंड शेल का रेडियस 4 गुना बड़ा होता है और थर्ड शेल का रेडियस 9 गुना बड़ा होता है। फोर्थ शेल का रेडियस 16 टाइम्स बड़ा होता है। ये आपने रेडियस ऑफ एनी शेल फाइंड किया। इस ओके? तो बेटा चैप्टर कंटिन्यू है। कल हम इलेक्ट्रॉन की अपने शेल में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करने की वजह से जो एनर्जी एमिट होती है उस एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और याद रखिएगा ये लाइट की शक्ल में होती है और इस लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। हम फोटॉन्स की एनर्जी फाइंड करेंगे जो एटम में से खारिज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल से या इलेक्ट्रॉन के आउटर शेल से इनर शेल में जंप करने की वजह से जो लाइट की फॉर्म में एनर्जी खारिज होती है उस लाइट के फोटॉन की एनर्जी मालूम करेंगे, उनका वेवलेंथ फाइंड करेंगे और फोटॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा समझने के काबिल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा कल आपने हाइड्रोजन एटम या दूसरे लफ्जों में बोहर्स एटम का रेडियस फाइंड करना सीखा था। आज आपने दो बातें सीखनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है और दूसरी फोटॉन की एनर्जी फाइंड करनी है। फोटॉन की एनर्जी की मदद से हम फोटॉन का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे। अब फोटॉन कहां से आ गया? ज़ाहिर रोशनी के जर्रात जो हैं वो फोटॉन हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रोटेट करता है तो उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट कहते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन किसी और शेल में जंप करके अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जाता है तो दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी अपने शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये उसकी ग्राउंड स्टेट है और किसी और शेल में जाता है तो ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो हमें आज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना। देखिए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब अपने शेल में रोटेट करता है तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाता है यानी जंप करके दूसरे शेल में आता है तो इस तरह चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चुनांचे किसी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है।
सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी उस सूरत में होगी जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रोटेट कर रहा होगा, और पोटेंशियल एनर्जी उस सूरत में होगी जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जंप करके जाएगा, चेंज ऑफ पोजीशन करेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दें। नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उसी तरह से हाफ mv² होती। अब आप क्या करें, इसको r से मल्टीप्लाई भी कर दें और r से डिवाइड भी कर दें। जाहिर है कर सकते हैं। तो ये r/2 इंटू mv² अपान r हो गया। बेटा mv² अपान r जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो आप इसकी जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रोटेट करता है तो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होती है, और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो कोलम्बिक फोर्स है। k² अपान r² हमने सीखा था। तो हम यहां पर FC की जगह F लिखेंगे और F की जगह कोलम्बिक फोर्स पुट कर देंगे ke² अपान r²। तो ये r इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी ke² अपान r। इस ओके, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिएगा। नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, होती तो एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन अगर अपने शेल से जंप करके अंदर के शेल में आए, या अंदर के किसी शेल से जंप करके बाहर के किसी शेल में जाए, तो चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से जो उसकी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। अब जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आता है, तो ऐसी सूरत में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। और अगर ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है तो ये तब भी कोलम्बिक फोर्स यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा। तो ये वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स है, और ये नेगेटिव वर्क है, यानी नेगेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये अलजबरा की मदद से मैं करवा रहा हूं, हालांकि कैलकुलस की मदद से भी किया जा सकता है। अब नेगेटिव फोर्स माइनस ke², माइनस यहां कर दीजिएगा, ये नेगेटिव वर्क है। फोर्स जो है वो कोलम्बिक फोर्स रखिएगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका रेडियस के बराबर मान लीजिए। r इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ke² अपान r के बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की। इक्वेशन 1 में 2r होगा, ये इक्वेशन 2 है। तो बेटा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, total energy of electron is the sum of potential energy and kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास है -ke² अपान r, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ke² अपान 2r। इन दोनों में अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2r एलसीएम होगा। आप जानते हैं एलसीएम लेने की टेक्निक क्या है। फर्स्ट के डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, तो 2r को r से डिवाइड करें, बाकी 2 बचेगा, वो 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाए। इसी तरह सेकंड के डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, सॉरी, एलसीएम को सेकंड के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे,
तो जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2r को 2r से डिवाइड कीजिए, आंसर 1 आया, तो ये आपका ke² हुआ। एक और तरीका है, एक और तरीका, टोटल एनर्जी आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है। आपने पोटेंशियल एनर्जी की जगह -ke² लिखा और यहां पर ke² लिखा। अब इसमें कॉमन क्या है देखिएगा, नेगेटिव कॉमन लेना है, ले लीजिए, ke² कॉमन ले लीजिए, तो आप जानते हैं ये पूरी वैल्यू कॉमन ले ली, तो बाकी यहाँ 1 बचा, अगले का साइन चेंज हो गया। अब अगले से ke² कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा 1/2, तो -ke²/r, यहाँ एलसीएम 2 ले लीजिए, 2 - 1, तो आपके पास रिजल्ट होगा 1/2 ब्रैकेट में, तो -ke²/2r, ये टोटल एनर्जी है। और यहां याद रखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं कि r की जगह किसी भी शेल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, rn। ये इक्वेशन 3 है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ rn वी गेट, आपको याद होगा rn की वैल्यू आपने फाइंड की थी n²h²/4π² kme²। By putting the value of Rn, equation 3 we get। तो इक्वेशन 3 में आपने Rn की वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 3 आपके पास हो जाएगी -ke²/2। Rn की जगह आपने रखा, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा और -ke² से ये जो डिनोमिनेटर में अपान है ये उलट के मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहां गौर कीजिएगा क्या क्या कांस्टेंट है। n कांस्टेंट नहीं है, n मींस नंबर ऑफ शेल। तो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो ये होगी। और याद रखिएगा, अगर मैं इसे इक्वेशन 4 कह दूं तो ये सारी वैल्यूज सिंप्लीफाई हो सकती। इसमें आप तफसील लिख दीजिएगा, पाई जो है 3.142 होता है, के 9 × 10⁻9 के बराबर होती है, कॉलम्स कांस्टेंट है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैल्यू आपको पता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम है। E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कॉलम होती है। और H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 × 10⁻34। यूनिट नोट कर लीजिएगा, यूनिट देख लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि इस वैल्यू को हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, where 2π² k² me4 divided by h² is E0। हाइड्रोजन एटम आप जानते हैं बोहर का एटम हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बाहर रिजेक्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो ये है। और अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब यहां पर सीखना है कि एनर्जी की यूनिट होती तो जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे कैसे लिखेंगे। के पर स्क्वायर नहीं आया, के पर स्क्वायर नहीं आया, सॉरी, के पर स्क्वायर नहीं है। तो एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल है, ये मैक्रो एनर्जी की यूनिट है। और माइक्रो एनर्जी जो है उसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो रिलेशन है
वो हम न्यूमेरिकल में सीखें। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी है किसी भी बोहर एटम की। बोहर एटम मींस, बोहर एटम बोले तो हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी है। ये ग्राउंड स्टेट से उसे आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हाइड्रोजन एटम की, वो ये है। इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज En इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह ई नॉट रख दीजिएगा, इंटू 1/n², या ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपान n²। कल मैंने आपको बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है, यानी बाहर वाले शेल से जंप करके अंदर वाले शेल, किसी भी शेल पर जाता है, तो दोनों शेल की एनर्जी के डिफरेंस को एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में जंप करके आता है, तो दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर उसमें से एनर्जी निकलती है। ये आपके बोहर साहब की थर्ड पास्टुलेट है। ओ हो, के से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी बच्चों, ये के से मल्टीप्लाई हुआ है और ई से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आपके पास, मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए 2 को इससे कैंसिल किया तो आपके पास ये वैल्यू 2π² kme² हुई। n²h² 2π² ये उलट के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप जानते हैं k इंटू के स्क्वायर है, e² इंटू e² e4 है। इस एनर्जी को बोहर एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और ये सारी वैल्यूज आपको पता हैं, और इस एनर्जी को ई नॉट से जाहिर किया जाता। अब अगर इक्वेशन 4 में इसकी जगह ई नॉट पुट कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। ये इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में टोटल एनर्जी। अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो ये ई नॉट अपान 1 का स्क्वायर होगी। अगर ये सेकंड शेल हो तो ये ई नॉट अपान 2 का स्क्वायर होगी। अगर थर्ड शेल है तो ये ई नॉट अपान 3 का स्क्वायर होगी। यानी इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट शेल की एनर्जी जो है, फर्स्ट शेल की एनर्जी जो है वो माइनस, ये जानते हैं कितना है, 13.6, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो 13.6 को 4 से डिवाइड कीजिए तो गालबन कितनी आएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है 13.6/9 माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के शेल में सबसे ज्यादा एनर्जी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वहां स्पीड भी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर आता जाएगा किसी भी शेल में, के शेल में उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एल शेल में एनर्जी कम होगी, एम शेल में एनर्जी और कम होगी, जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा। ये वैल्यूज याद रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएंगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो दोनों शेल्स की एनर्जी, इस शेल की एनर्जी को En कह दें और इसको Ep कह दें। ये P शेल है और ये N शेल है। अक्सर किताबों में इसे N1 कहते हैं, इसे N2 कहते हैं। या इसे N1 कह दें, इसको N2 कह दें, क्या फर्क पड़ता है, इसे Ni कह दें, इसे Nf कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर आउटर शेल में है तो उसको आप N कह दीजिए, अगर इनर शेल से आउटर में जाता है तो ये भी ज़हन में रखिएगा, जिस शेल में है उसे N कहेंगे और जिस शेल में जाएगा उसे P कहेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। यहां पर दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर उसमें से एनर्जी खारिज होगी, और ये जो एनर्जी खारिज होगी ये लाइट की शक्ल में होगी। यहां पर न्यू की जगह c/λ लिखिए, क्योंकि आपको याद होगा v = λf पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। v का मतलब वेलोसिटी या स्पीड है, लैम्डा वेवलेंथ है और f जो फ्रीक्वेंसी है। ये याद रखिएगा, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब अगर लाइट की स्पीड की बात करें
बी की जगह सी लिखेंगे। आप ध्यान दें स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, उसकी जगह आप सी लिखेंगे, ये कांस्टेंट है, और लैम्डा लिखेंगे और एफ की जगह न्यू लिखेंगे, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा। अब याद रखिएगा कि जब किसी का वेवलेंथ ज्यादा होता है, किसी खास पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स कम गुजरती हैं, और जब वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ छोटा होता है, तो उसकी नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होती हैं। किसी पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं, उन नंबर ऑफ वेव्स को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में किसी रेफरेंस पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसी भी वेव के दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 18 का नाम है द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। उन्हें सीखने से पहले आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल सीखना चाहिए। बोहर एटॉमिक मॉडल में आपने 3 पास्टुलेट्स पढ़ी थी। एक थी कि तमाम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स सर्कुलर पाथ्स में रोटेट करते हैं। इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट कहते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स का अपने शेल में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है, और एंगुलर मोमेंटम जिसे आपने एल से जाहिर किया था और जो mvr के बराबर है क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, ये mvr जो है h/2π का मल्टीपल होता है। ये कैसे साबित करें, ये मैंने आपको होमवर्क देना था। नंबर 3, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आता है, यानी आउटर शेल से इनर शेल में आता है, तो दोनों शेल्स की एनर्जी के बराबर रोशनी की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है, जिसको एच न्यू कहते हैं। आउटर शेल को एन और इनर शेल को पी कहा गया। यहां याद रखिएगा कि हमने रेडियस ऑफ बोहर्स एटम ड्राइव किया था। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4π² के ई स्क्वायर एम। ये फार्मूले चूंकि इस्तेमाल होने हैं आगे काम करने के लिए, इसलिए मैं ये फार्मूले लिख रहा हूं। और अपने शेल में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपने फाइंड की थी, नोट कर लीजिएगा। और इसकी बेस पर जो टोटल एनर्जी फाइंड की थी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो टोटल एनर्जी थी -ke² अपान आर एन। और हमारे पास ये टोटल एनर्जी आई थी -2π² me4 होल डिवाइडेड बाय n² और हमने इसको लिखा था -2π² me4 अपान h² इंटू 1/n²। और इस एनर्जी को हमने हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कहा था, और इसको हमने E0 से जाहिर किया था। दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी कि E0 जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और आपको होमवर्क दिया था कि आपने ये कैलकुलेट करनी है। यहां तक हमने सारा काम किया था।
अब हमें आगे जो काम करना है वो थर्ड पास्टुलेट की बेस पर करना है, थर्ड पास्टुलेट की बेस पर करना है, और वो है एनर्जी ऑफ फोटॉन। हमें फोटॉन की एनर्जी फाइंड करनी है। फोटॉन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में जंप करता है तो दोनों शेल्स की एनर्जी के बराबर उस एटम से एनर्जी खारिज होती है, जिसे डेल्टा ई कहते हैं या एच न्यू कहते हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड पास्टुलेट हमारे पास डेल्टा ई है ई एन माइनस ई पी। अब देखिए यहां हम एक बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक करेंगे, बहुत ही ज्यादा बुनियादी गलती करेंगे। मैं वो बुनियादी गलती आपको पहले से नहीं बताऊंगा, जब हम गलती कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। या आप इसे सेकंड शेल कहते हैं, इसे आप फर्स्ट शेल कह दें, या आप इसे N1 कह दें, इसे N2 कह दें, या इसकी एनर्जी को E2 कह दें, इसकी एनर्जी को E1 कह दें, तो आप इसको कहेंगे E2 माइनस E1। ये इक्वेशन 1 है। सिंस वी नो दैट En इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपान एन स्क्वायर, तो एनर्जी ऑफ आउटर शेल, मैं आउटर शेल लिख रहा हूं, इसे क्या कहेंगे? हायर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट को मैंने, इस एनर्जी को मैंने E2 कह दिया है। चलिए मैं इसे En और EP कहता हूं, तो ये इसी तरह से रख लेता हूं। तो माइनस ई नॉट, आउटर शेल को मैंने N ही कह दिया है। आपका दिल चाहे तो उसे N2 कह दीजिए और इनर शेल को N1 कह दीजिए। डेरिवेशन को आप आगे चेंज भी कर सकते हैं। और एनर्जी ऑफ इनर शेल वो है EP माइनस ई नॉट अपान पी स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है, याद रखिएगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में जंप करता है तो दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर फोटॉन खारिज होते हैं, लाइट खारिज होती है, एनर्जी खारिज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं कि डेल्टा ई जो है वो ई एन माइनस ई पी है। यहां से इसे इक्वेशन 1 कर दीजिएगा, और डेल्टा ई की जगह आपने एच न्यू लिखना है, ई एन की जगह माइनस ई नॉट अपान एन स्क्वायर, और ई पी की जगह माइनस ई पी अपान पी स्क्वायर। तो एच न्यू है माइनस ई नॉट अपान एन स्क्वायर प्लस ई पी, सॉरी, प्लस ई नॉट अपान पी स्क्वायर। दोनों में से ई नॉट माइनस ई नॉट कॉमन ले लीजिए, तो 1/n² माइनस 1/p²। और अगर आप इसको इस तरह करते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू ई नॉट अपान पी स्क्वायर माइनस ई नॉट अपान एन स्क्वायर, तो तब ये ठीक है। एच न्यू इज इक्वल टू ई नॉट कॉमन लेने पर 1/p² माइनस 1/n² है। और ये जो कंफ्यूजन आएगी ना, ये हमारी न्यूमेरिकल में आएगी, याद रखिएगा। ये सिखाने का मकसद यही है। डेरिवेशन तो करेक्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम मैं आपको पहले से बता रहा हूं। अच्छा, न्यू है ई नॉट अपान एच इंटू 1/p² माइनस 1/n²। यहां पर आपके पास ई नॉट अपान एच जो है, ये कहलाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। ई नॉट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है।
तो दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, अब देख लीजिएगा नोट्स में, जिसकी वैल्यू देख लीजिएगा, तो आपके पास म्यू आता है आर एच इंटू 1/p² माइनस 1/n²। पी इनर शेल है और एन आउटर शेल है, और हमें ये पता है, सिंस वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा। कैसे? मैट्रिक में पढ़ा था, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। वेव की वेलोसिटी उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। वेवलेंथ होता है दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से जितनी वेव्स गुजरती हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। अब जाहिर है यहाँ बात कर रहे हैं फोटान की, और फोटान लाइट के पार्टिकल्स हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी हैं। फोटान की वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और फोटान की फ्रीक्वेंसी को हमने एफ की बजाय न्यू से जाहिर किया है। तो इस तरह न्यू जो है वो सी अपान लैम्डा आया, सी अपान लैम्डा। स्लो इसलिए करवा रहा हूं कि बहुत अहम टॉपिक है। डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय सी, इस सी को यहां से राइट साइड भेजेंगे तो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड कर देगा। आप इस बेस पर भी डेरिवेशन कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं। तो बेटा ये रेडबर्ग कांस्टेंट को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड किया, तो ये न्यू रेडबर्ग कांस्टेंट है, याद रखिएगा। आर एच अपान सी जो है ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसको कहते हैं आर अल्फा। इसकी वैल्यू 1.01 इंटू 10 समथिंग है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये है आपके पास उन फोटॉन्स का वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन के हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ ट्रांसफर होने की वजह से एटम से निकले थे। तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटॉन है। एनर्जी ऑफ फोटॉन आपके पास जब आ जाती है तो यहां आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन फाइंड करना शुरू कर देते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाती है तो आप इसकी मदद से वेवलेंथ ऑफ फोटॉन फाइंड कर लेते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। इंशाल्लाह आज हमारा बोहर एटम खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे, और तरतीब थोड़ी सी बदली है। बाद में आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में या स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम एक्सरे और लेजर पढ़ेंगे। इस तरह हमारा चैप्टर 18 मुकम्मल हो जाएगा। तो आज मैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इसका एक आखिरी टॉपिक कर लेते हैं, और वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। बेटा आपने सीखा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल जंप करता है, तो चूंकि आउटर शेल की एनर्जी कम होती है और इनर शेल की एनर्जी ज्यादा होती है। याद रखिएगा, आउटर शेल को आप एन कहते हैं और इनर शेल को आप पी कहते हैं। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है क्योंकि उसकी स्पीड कम है, उसकी टोटल एनर्जी कम है। इसको लोअर एनर्जी स्टेट बोलेंगे और इसको हायर एनर्जी स्टेट बोलेंगे। लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है हायर एनर्जी स्टेट के मुकाबले में। अंदर के शेल की एनर्जी ज्यादा होती है, बाहर के शेल की एनर्जी कम होती है। आपको याद होगा कि हमने सीखा था ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपान एन स्क्वायर, और आपको याद होगा कि ई नॉट की वैल्यू जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अगर आप पहले शेल को देखें तो पहले शेल की एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरा शेल जो उससे बाहर वाला है, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है।
दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 4 गुना कम हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह तीसरे शेल में 9 गुना एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ E0 जो है इलेक्ट्रॉन की के शेल में एनर्जी है, या इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं। यानी हाइड्रोजन एटम के इकलौते इलेक्ट्रॉन को के शेल से खारिज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इनर शेल की एनर्जी ज्यादा होती है और आउटर शेल की एनर्जी कम होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में जंप करता है तो उस एटम से दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर लाइट की शक्ल में, रोशनी की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है, जिसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड नेचर रखने की वजह से एच नहीं। इस तरह जो स्पेक्ट्रल लाइन फोटोग्राफिक प्लेट पर बनेगी उसको कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा का एक पूरा सिलसिला है, सीरीज है, और इस सीरीज को एमिशन स्पेक्ट्रम सीरीज का नाम दिया जाता है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा था। ये है लाइमन सीरीज, नंबर 2 बामर सीरीज, नंबर 3 पार्सन सीरीज, और नंबर 4 है ब्रैकेट सीरीज, साइंटिस्ट का नाम है, और नंबर 5 फंड सीरीज, फंड, इसे फंड सीरीज बोलेंगे। ये आपके पास एमिशन सीरीज के एमिशन स्पेक्ट्रम की सीरीज हैं। और कैसे, बड़ा आसान है। देखिए आपका ये न्यूक्लियस है, बनाने की जरूरत नहीं। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, ये पांचवा शेल है। तो अमूमन ये होता है कि हम इस न्यूक्लियस को मिटाकर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना। और इस तरह भी करते हैं कि इन लाइंस को ऐसे बना देते हैं। ये एनर्जी स्टेट्स हैं। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है, ये ओ शेल है। नाम हमने खुद ही रखे हुए हैं। तो मैं डायग्राम इस तरह से समझा तो रहा हूं लेकिन बनाऊंगा नहीं। मैं डायग्राम बना रहा हूं इस तरह से कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट, ये सेकंड एनर्जी स्टेट, ये थर्ड एनर्जी स्टेट, ये फोर्थ एनर्जी स्टेट, ये फिफ्थ एनर्जी स्टेट। अगर फर्ज कीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट पर जंप करता है, या थर्ड से फर्स्ट पर, या फोर्थ से फर्स्ट पर, या फिफ्थ से फर्स्ट पर, चलिए एक और बना लेते हैं, या सिक्स से फर्स्ट पर, तो इस तरह जो एनर्जी खारिज होगी उसका जो वेवलेंथ होगा उसमें आपने एक चीज फिक्स कर दी है, और वो क्या है, पी की वैल्यू। तो नंबर 1 लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल, किसी भी आउटर शेल से के शेल पर आता है तो पी की वैल्यू 1 होती है और एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरह से होती है। और आपके पास इलेक्ट्रॉन के जंप करने के नतीजे में यहाँ जो एनर्जी खारिज होती है, यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस खारिज होती हैं, उनका वेवलेंथ इजीली मालूम किया जा सकता है। इनका वेवलेंथ, और याद रखिएगा कि ये लाइट की शक्ल में रेडिएशंस खारिज होती हैं, इनका अपनी इंटेंसिटी के लिहाज से कोई ना कोई कलर होता है, और उन कलर्स को हम डिस्कस करेंगे जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर वो पढ़ेंगे। तो यहाँ वेवलेंथ होगा 1/λ इज इक्वल टू आर अल्फा इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। आपने n की वैल्यू या तो 2 रखनी है, या 3 रखनी है, या 4 रखनी है, यानी 1 से बड़ी रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट में आता है, ये एनर्जी स्टेट्स हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट में आता है तो n की जगह 2 रख दीजिए, अगर थर्ड से फर्स्ट में आता है तो n की जगह 3 रख दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है। नंबर 2 है बामर सीरीज। बामर सीरीज में इनर शेल सेकंड शेल होगा और इलेक्ट्रॉन थर्ड से इस पर आएगा, फोर्थ से इस पर आएगा, आउटर शेल से इस पर आएगा, और यहां जो एनर्जी खारिज होगी उसकी इंटेंसिटी याद रखिएगा कम होगी। जब एनर्जी की इंटेंसिटी कम होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। जो रेडिएशंस खारिज होंगी उनकी एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होती है तो ऐसी सूरत में उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा, तो न्यू की जगह सी अपान लैम्डा रख दीजिए। इसका मतलब है कि उनका वेवलेंथ पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाता है। देखिए मैं वेवलेंथ ज्यादा शो कर रहा हूं, पहले मैंने वेवलेंथ कम शो किया था। पहले आप जानते हैं वेवलेंथ कम था, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, और अब आप देखिएगा वेवलेंथ मैंने ज्यादा शो किया है। ये जो एनर्जी खारिज हो रही है दिस इज डेल्टा ई एच न्यू, दिस इज डेल्टा ई। तो यहां पर बामर सीरीज कब बनेगी? जब एक्साइटेड स्टेट 2 होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जब अपने शेल पर रोटेट कर रहा होता है तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी और शेल पर जाता है तो वो लम्हा भर के लिए वहां पर रुकता है, फिर वापस आ जाता है या किसी और शेल में चला जाता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻7 सेकंड या 10⁻⁻10 सेकंड कंफर्म नहीं है, 10⁻⁻10 सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल से सेकंड में आता है या फोर्थ से या फिफ्थ से या सिक्स से, आउटर शेल जो है वो 2 से बड़ा होगा और इसकी एक्साइटेड स्टेट जो है वो 2 होगी। सेकंड शेल में आता है तीसरे से, चौथे से, पांचवें से। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा जो रेडिएशंस खारिज होंगी उनकी एनर्जी पहले दोनों सीरीज के मुकाबले में कम होगी। ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है, और ये थर्ड सीरीज है। तो वेवलेंथ ऑफ इमीडिएट रेडिएशंस आपके पास होंगी 1/λ इज इक्वल टू आर अल्फा इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ n की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं बट मोर देन 2। नंबर 3 पास्टन सीरीज। ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी इसे पढ़ा है। पास्टन सीरीज में p जो है वो 3 होगा और n ग्रेटर देन 3 होगा। ऐसी सूरत में वेवलेंथ जो रेडिएशंस का, एमिटेड रेडिएशंस का, खारिज होने वाली रेडिएशंस का जो वेवलेंथ होगा वो और ज्यादा हो जाएगा, और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप वही फार्मूला यूज करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर अल्फा इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा कि लेमडा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि किन कंडीशंस पर लैम्डा को नेगेटिव होने से बचाया जा सकता। बस इतना याद रखिएगा कि जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में आता है तो एनर्जी खारिज होती है, इस एमिटेड एनर्जी को नेगेटिव माना जाता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में जाता है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है, तो एटम दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो ये पॉजिटिव होगी। ठीक है ना? इसी तरह से नंबर 4 ब्रैकेट सीरीज, इसमें p की वैल्यू 4 हो जाएगी और n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी। आप यहां पर 4 लिखेंगे
और याद रखिएगा कि इससे खारिज होने वाली एनर्जी और ज्यादा कम होगी और वेवलेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने कहा खारिज होने वाली एनर्जी है, लाइट की शक्ल में खारिज होती है और इस लाइट के कलर्स जो हैं डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर, शिद्दत पर। जितनी ज्यादा एनर्जी एमिट होगी उसकी इंटेंसिटी उसी कदर ज्यादा होगी और उसके कलर उतने ही डार्क होंगे। तो बाकायदा ये रीजन बन जाते हैं, ये स्पेक्ट्रम के कलर्ड रीजन बन जाते हैं और ये 7 कलर्स पर डिपेंड करते हैं और वो 7 कलर हैं विबगियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और उसके बाद आता है इंफ्रारेड जो कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होता है और इससे पहले आता है अल्ट्रावायलेट। इंटेंसिटी याद रखिएगा इस तरह बढ़ती है, वायलेट कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है रोशनी के, वायलेट कलर की इंटेंसिटी बनफशी रंग, इंडिगो जामनी है, ब्लू नीला है, ग्रीन येलो। आप जानते हैं येलो और ब्लू को मिक्स कर दिया जाए तो जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और येलो और रेड को मिक्स कर दिया जाए तो कलर जो आता है वो ऑरेंज आता है। याद रखिएगा एनर्जी, एमिटेड एनर्जी किस तरह बढ़ेगी। कोई इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में आएगा तो के शेल की एनर्जी इंतहाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर शेल्स। अब अगर सेकंड शेल में आता है तो जो एनर्जी खारिज होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, थर्ड शेल से फर्स्ट में आएगा तो जाहिर है ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। अगर आपको कहा जाए कि 1 मीटर की छलांग लगाओ तो आपकी एनर्जी कितनी खर्च होगी। अच्छा, अगर कहा जाए 2 मीटर की छलांग लगाओ, 3 मीटर की छलांग लगाओ, 4 मीटर की छलांग लगाओ, तो आप जानते हैं जितना बड़ा जंप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पर आना चाहता है फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स शेल, तो चूंकि सेकंड शेल की एनर्जी फर्स्ट शेल के मुकाबले में कम होती है तो इस तरह इस ट्रांजिशन में, इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी खारिज होगी वो पहले के मुकाबले में कम होगी। ठीक है ना। और हम जानते हैं कि एनर्जी जो है एच न्यू के बराबर होती है और न्यू जो है वो सी अपान लेमडा के बराबर होता है। तो याद रखिएगा अगर किसी की एनर्जी ज्यादा हो, किसी वेव की एनर्जी ज्यादा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। अच्छा, मैं सोच रहा था कि बच्चे मुझे बोलेंगे सर छोड़े, बच्चों वाला टॉपिक है, लेकिन मैं भूल गया कि हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स तो हुए ही नहीं और हम एग्जाम्स की वजह से पढ़ते हैं। पांचवा सिलसिला जो है वो फंड सीरीज है, इसमें P5 है और N जो है ग्रेटर देन 5। आप यहाँ 5 लिखेंगे और N की जगह अब आपके पास वैल्यू होगी। हाँ बेटा, जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको कलर्स का कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ठीक है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब मैं पढ़ाऊंगा उसकी तीनों टाइप्स आपको सिखाऊंगा, तो तीनों आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और फिर इलेक्ट्रॉन के किसी शेल से दूसरे शेल में जंप करने के नतीजे में जो एनर्जी इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है वो एनर्जी लाइट की शक्ल में है और उस लाइट का कोई ना कोई कलर है, ठीक है ना। और वो कलर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। ये स्पेक्ट्रल सीरीज है, कलर बैंड्स हैं। घबराना नहीं है, अभी आपने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में ये पांचों स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से जेन में बिठा लेने हैं क्योंकि मैंने इसके न्यूमेरिकल करवाने हैं, ठीक है बेटा जी। प्रॉब्लम्स शुरू करने से पहले आप एक जायजा ले लीजिए प्लीज कि आपने क्या किया है और इन फार्मूलों पर अपनी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली। फार्मूले, पहला है कि इलेक्ट्रॉन का किसी शेल में एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है
और h/2 का मल्टीपल होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कहां से आया। सेकंड, हमने रेडियस ऑफ एनी एटम की डेरिवेशन की और वो था Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर kme स्क्वायर। तीसरा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ke स्क्वायर अपॉन 2r होती है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस के स्क्वायर अपॉन आर होती है। और सबसे अहम टोटल एनर्जी हमने ड्राइव की थी -2 स्क्वायर के स्क्वायर me4 होल डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पर n स्क्वायर को 1/n स्क्वायर करके अलग कर दिया था। और बेटा इस वैल्यू को हमने हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेशन एनर्जी का नाम दिया था, जो 2 स्क्वायर के स्क्वायर me4 होल डिवाइडेड बाय h स्क्वायर है। इस तरह आपके पास किसी इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में जो एनर्जी है वो -E0 अपॉन n स्क्वायर होती है। और याद रखिएगा कि एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने कैलकुलेट करनी थी। नंबर 4 हमने सीखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जंप करता है तो दोनों एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर उस एटम से इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रोशनी की शक्ल में एनर्जी निकलती है, जिसे आप एच न्यू कहते हैं। हमने इस एनर्जी एच न्यू को कैलकुलेट किया और ये एच न्यू हमारे पास आई -RH इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, या RH इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, सॉरी -E0। नंबर 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस जो खारिज हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी न्यू इज इक्वल टू RH। याद रखिएगा H इसको डिवाइड करेगा तो RH जो है वो हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर यहाँ लिख। नंबर 6, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। लैम्डा जो है वो R अल्फा, याद रखिएगा R अल्फा रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये RH/c है, या R अल्फा को हम E0/hc भी लिख सकते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन या एमिटेड रेडिएशंस का ये फार्मूला है और इसकी बेस पर हमने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा। जो आज हमने पढ़ा है उसको याद रखने के लिए हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, तो आपके पास यहाँ पर 5 सीरीज हैं। नंबर 1 है लाइमन, जिसमें P1 होता है और N जो है ग्रेटर देन 1 होता है। नंबर 2 बामर सीरीज, टाइम खत्म हो जाएगा, जिसमें P जो है वो 2 होता है और N जो है वो 2 से बड़ा होता है। नंबर 3 पार्सन सीरीज, जिसमें P3 होता है और N 3 से बड़ा होता है। और नंबर 4 ब्रैकेट सीरीज और नंबर 5 है फंड सीरीज। तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज हैं। इन फार्मूलों को, इन टॉपिक्स को बेटा बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा अपने नोट्स की मदद से। इंशाल्लाह मैं कल इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करवाऊंगा और न्यूमेरिकल से आपकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ठीक है बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा, इंशाल्लाह अब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह करियर काउंसिल का काउंसलिंग का सेशन रखेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि आगे कौन कौन सी फील्ड्स हैं